आज का टॉपिक हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, सो आज के लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो आपको सबको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस या एनवलप गैसेस जो हमारे अर्थ को कवर करता है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो कुछ उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर हम उनको कुछ लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जैसे उसका टेम्परेचर या उसका अल्टीट्यूड है, उसकी बेसिस पर हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लोअर लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर एक स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीजोस्फेयर और लास्ट में हमारे पास थर्मोस्फेयर आता है। ठीक है, इन्हीं 4 लेयर्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बीच में जो हमारे पास जैसे ओजोन लेयर है या फिर हमारे पास कुछ पॉजेज आते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट है दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर आप सबको पता है ये लोवेस्ट लेयर है ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसकी हाइट हमें 18 किलोमीटर देखने को मिलती है एट इक्वेटर्स एंड 8 किलोमीटर्स एट पोल्स। अब आप बोलोगे 18 किलोमीटर इक्वेटर्स पर और 8 किलोमीटर पोल्स पर ऐसा देखने को क्यों मिलता है? तो जो एटमॉस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर है, उसमें जो विंड्स हैं वो ना स्टैटिक नहीं है, वो मूव करती रहती हैं। और इक्वेटर्स पर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मतलब इक्वेटर पर जो हीट भी होती है उसकी वजह से भी जो कन्वेक्शन करंट्स है वो वहाँ पर ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू पोल। इसीलिए हमारे पास जो इक्वेटर पर ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो हमें डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं एंड वाटर वेपर्स भी। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना है वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। और हाँ, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे अर्थ जो जो विंड्स हैं वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको चेंजिंग स्फेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर को चेंजिंग स्फेयर भी बोला जाता है। जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं वर्टिकल, तो टेम्परेचर कम हो जाता है विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड। और वो होता कितना है, 6.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, सॉरी, ठीक है, पर और नहीं, 6.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो आप जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर चलते जाएंगे तो आपका 6.8 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट को एक और भी नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर वो हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर की लोअर लेयर है उसे हम बोला जाता है PBL, और जो अपर लेयर है उसे बोला जाता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है? जो मीजोस्फेयर जो सेकंड लेयर है और जो फर्स्ट लेयर है उसको डिवाइड करने का काम करती है ट्रोपोपॉज। अब हम थोड़ा सा PBL के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ PBL? ठीक है, PBL होता है प्लानिटरी बाउंड्री लेयर। ठीक है, अब प्लानिटरी बाउंड्री लेयर क्या होता है? ये लोवेस्ट लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर है वेयर विंड इज़ कंट्रोल्ड बाई फ्रिक्शन, जहाँ पे विंड क्या है, फ्रिक्शन से कंट्रोल होती है। फ्रिक्शन विंड को कंट्रोल करती है। ठीक है,
और इसकी भी थिकनेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये नाइट या फिर विंटर्स में इसकी थिकनेस जो होती है कम होती है, मतलब लेस होती है, लो होती है। और डे या फिर समर्स में इसकी थिकनेस जो होती है वो हाई रहती है या फिर ज़्यादा थिकनेस रहती है। ठीक है, अब क्या है कि जो पीबीएल होती है वो एक्सपैंड होती है एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन मिक्सिंग, क्योंकि कन्वेक्शन मिक्सिंग विंड्स की होती है ट्रोपोस्फेयर में, तो इसीलिए जो पीबीएल है प्लानिटरी बाउंड्री लेयर वो एक्सपैंड करती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ठीक है, और जो इसको स्ट्रेटोस्फेयर के साथ डिवाइड करती है उसे बोलते जाते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, ट्रोपोपॉज। अब नेक्स्ट लेयर हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। ये सेकंड लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर, ये हमें अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, वो हमारे पास 18 किलोमीटर तक थी, ये हमारे पास 50, यानी कि 12 से 50 किलोमीटर तक आप बोल सकते हो ये एक्सटेंड करती है। ठीक है, ये जस्ट हमें ट्रोपोस्फेयर के बाद मिलती है और 50 किलोमीटर तक इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उसमें ट्रोपोस्फेयर में क्या था, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था विद इंक्रीज इन आल्टीट्यूड, और इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है जो हमारी अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ओजोन। ठीक है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे जो टर्बुलेंट होता था ट्रोपोपॉज में जो विंड थी वो स्टैटिक नहीं थी, वो कन्वेक्शन मिक्सिंग होती रहती थी। लेकिन यहाँ पे जो विंड्स हैं वो हॉरिजेंटली ब्लो करती हैं। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट्स एरोप्लेन्स हैं वो सब स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, और कहाँ पर, पोल्स में। ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि क्लाउड्स हमें ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं जिन्हें हम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं, ये सिर्फ हमें पोल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये कब दिखते हैं, विंटर्स में। और ये एक मेजर कारण है ओजोन डिप्लीशन का इन एंटार्क्टिका। ठीक है, जो ओजोन है, एक इम्पॉर्टेंट बात रख लीजिए याद कि हम इसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। डॉप्सन यूनिट मैंने इसमें बहुत क्रक्स में बताया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको ये सब याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, और इसकी जो स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, स्ट्रेटोपॉज बोला जाता है, जो हमारी सेकंड लेयर और थर्ड लेयर को डिफ्रेंशिएट करती है, स्ट्रेटोपॉज। अब हमारे पास थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर का नाम क्या है, मेसोस्फेयर। ठीक है, ये थर्ड लेयर है और ये हमें 80 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, 80 किलोमीटर। अब यहाँ पर टेम्परेचर है वो फिर से कम होने लगता है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, आल्टीट्यूड हमारा बढ़ता जाता है तो टेम्परेचर फिर से गिरने लगता है, और ये पहुँच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और जो ये -100 सेल्सियस तक पहुँचा जाता है इसे बोलते हैं मीसोपॉज। एक बात याद रखना कि मीसोस्फेयर में ही हमारे मेट्रॉइड्स या फिर फॉलिंग स्टार्स हैं
वो देखने को मिलते हैं मेट्रॉइड्स में, ठीक है, मीसोस्फेयर में। और जो थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर को डिवाइड करने का काम करता है दैट इज़ कॉल्ड मीसोपॉज, ठीक है, मीसोपॉज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना कि 80 किलोमीटर्स पर है, टेम्परेचर फिर से कम होने लगता है अल्टीट्यूड के साथ, -100 तक पहुंच जाता है, जिसे हम मीसोपॉज बोलते हैं। यहाँ पे मेटेरॉइड्स और फॉलिंग स्टार्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ लेयर हमारे पास है जिसे बोला जाता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर आपको 80 किलोमीटर के अबाव देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे आप 80 किलोमीटर अबाव क्रॉस कर लेते हो तो आपका थर्मोस्फेयर शुरू हो जाता है और इसमें टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ करने लगता है और यहाँ पे आपका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम आयंस बोलते हैं, जैसे H पॉजिटिव, ये आयंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इसको आइनोस्फेयर भी बोला जाता है, ठीक है, आइनोस्फेयर भी बोला जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है यहाँ पर, आयंस की वजह से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी अर्थ है, यहाँ से रेडियो सिग्नल्स आते हैं और इन आयंस की वजह से वो रेडियो सिग्नल हमारी धरती पर वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेडियो कम्युनिकेशन है या ब्रॉडकास्टिंग जो है वो पॉसिबल हो पाती है अर्थ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि थर्मोस्फेयर में ही रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वो वापस आती है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है जो थर्मोस्फेयर है उसे हम आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, एक्सोस्फेयर भी बोलते हैं और मैग्नेटोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटोस्फेयर्स ये एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड चला जाता है, ठीक है। और एक और याद रखिए आप, करमन लाइन, ठीक है। करमन लाइन कुछ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। 100 किलोमीटर पर ये लाई करती है, मतलब इसको आउटर एटमॉस्फेयर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, हमारा जो इनर एटमॉस्फेयर है उससे साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है, 100 किलोमीटर पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड करमन लाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ लेयर्स थी जो जिनके बारे में हमने आज पढ़ा, तो इनको क्रक्स में जान लीजिए, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। और एक और बात है कि ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल पढ़ा, और थोड़ा सा आपको एक इसको होमोस्फेयर, जिसमें हमारे पास 3 लेयर आती हैं नीचे वाली, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीसोस्फेयर, ये आती हैं होमोस्फेयर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल भी बोल सकते हो, केमिस्ट्री। और हेटेरोस्फेयर आता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास थर्मोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर या फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहती है पूरी लेयर्स में, इसमें बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए हमने इसको होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर भी बोला जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। कुछ नई चीज़ें जैसे प्लानिटरी बाउंड्री लेयर, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, जैसे कारमान लेयर कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना मत चाहिएगा। थैंक यू।